हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अराइल हैलाइड्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देख लिए हैं। आज हम अराइल हैलाइड्स की ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां होगा वो बिल्कुल क्लियर है। वो ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशंस में से ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर होगा। Cl जहां है वहीं अपनी जगह पर रहेगा। Cl अगर हटता है और उसकी जगह कोई चीज आती है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कोई नेगेटिव स्पीशीज बाहर जानी चाहिए और नेगेटिव स्पीशीज ही अंदर आनी चाहिए। और इस रिंग पे यदि हम बात करें तो इस रिंग पर अगर हम इस तरीके से देखें कि यहां पे H है, यहां पे H है, यहां पे H है, यहां पे भी H है और यहां H है, राइट। नेगेटिव बॉडी या नेगेटिव या न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात करें वो तभी अंदर आ सकता है जब अंदर से कोई नेगेटिव स्पीशीज बाहर जाए। ये कभी भी नेगेटिव स्पीशीज की जैसे बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि कार्बन से अटैच्ड है और कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसलिए अगर ये बाहर भी जाता है तो पॉजिटिव या इलेक्ट्रोफाइल की जैसे ही बाहर जा सकता है। तो जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात हो तो वो सब्स्टिट्यूशंस इन पोजीशंस पर पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात हो, जो कि हम पढ़ चुके हैं, वो इन पोजीशन में से कहीं पे भी नहीं होगा, वो हमेशा यही होगा। क्यों यहां होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तभी आकर किसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर सकता है जब अंदर से कोई नेगेटिव स्पीशीज बाहर गई हो, और Cl ही यहां पे नेगेटिव स्पीशीज की जैसे बाहर जा सकता है, क्योंकि कार्बन से अटैच्ड है और कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl ही होता है। दैट्स व्हाई Cl इलेक्ट्रॉन्स को लेकर Cl नेगेटिव बनकर बाहर जा सकता है और तभी बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात हो तो हमेशा इस पोजीशन पर होगा, और जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात हो तो इनमें से कहीं पे भी हो सकता है। अब इनमें से प्रेफरेबली वो कहां होगा तो वो भी आपको पता होगा, ये बात हम पहले भी देख चुके हैं। प्रेफरेबली वो होंगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, ऑर्थो पे होगा या पैरा पे होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइज, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पे ही क्यों होगा, मेटा पे क्यों नहीं? तो उसका जवाब ऑर्थो एंड पैरा पे इसलिए होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा ऐसे ही सेंटर पर आना पसंद करेगा जो सेंटर्स इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। और रेजोनेंस से, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ही इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स बनते हैं। इस वजह से ही इलेक्ट्रोफाइल इन्हीं सेंटर्स पर पहले अटैक करता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, आपको कैसे पता कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स बनते हैं? तो उसका जवाब तो रेजोनेंस है या प्लस आर इफेक्ट है। वो बात हम देख चुके हैं और वो बात आपको यहां पे सामने नजर भी आ रही होगी, आप यहां पे देख सकते हैं। इस जगह पर यदि आप देखें तो ये स्ट्रक्चर्स हम पहले भी देख चुके हैं, और इन स्ट्रक्चर्स में अगर आप देखें तो प्लस आर इफेक्ट की वजह से ऑर्थो, पैरा एंड अगेन ऑर्थो ही वो पोजीशंस हैं जहां पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ी है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोफाइल इन्हीं पोजीशन पे आके अटैक करता है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटा पे भी तो आ सकता था, पर मेटा पे क्यों नहीं आया? आप देख सकते हैं मेटा पर कोई भी ऐसा रिजल्टिंग स्ट्रक्चर आपके सामने नहीं है जिसपे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी रिच हुई हो। इस वजह से प्रेफरेबली वो ऑर्थो एंड पैरा पे ही आएगा। अब ऑर्थो एंड पैरा में से भी मेजर अमाउंट हमेशा पैरा वाला बनेगा, ऑर्थो वाला नहीं बनेगा। नाउ द क्वेश्चन अगेन अराइज कि पैरा वाला ही मेजर क्यों, ऑर्थो वाला मेजर क्यों नहीं? ऑर्थो वाला इसलिए कम अमाउंट में बनता है क्योंकि ऑर्थो पोजीशन काफी नजदीक हो जाती है। इस वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होते हैं और हिंड्रेंस की वजह से वो प्रोडक्ट का अमाउंट मेजर ना होकर पैरा वाले का होता है, जिसमें ग्रुप्स एक दूसरे से बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं, या हम ये कह सकते हैं आमने सामने होते हैं। वो चीज भी यहां पे लिखी हुई है, वो आप देख सकते हैं। यहां आप देखिए, मैंने हमेशा जब भी आप देखेंगे रिएक्शंस में मेजर हमेशा पैरा ही आपको लिखा हुआ नजर आएगा। जैसा कि यहां पे भी आपको नजर आ गया होगा, पैरा स्पीशीज को ही हमने मेजर लिखा है, ये पैरा पोजीशन है। माइनर हमने इस वाली स्पीशीज को लिखा है क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पर आकर जुड़ा है, ये ऑर्थो पोजीशन है। फाइन, क्यों? मैंने आपको बता दिया, यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है जबकि यहां पे हिंड्रेंस ज्यादा है, इसीलिए पैरा मेजर बनता है। यानी कुल मिलाकर अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है तो इतनी सारी पोजीशन थी, 2 ऑर्थो, 2 मेटा और पैरा, इसमें से ऑर्थो का अमाउंट आएगा लेकिन बहुत कम आएगा। क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस। मेटा बिल्कुल नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ही नहीं। और पैरा मेजर आएगा, क्यों? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी अच्छी है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है। इसलिए अब आगे आप जितने भी प्रोडक्ट्स देखेंगे उन सभी प्रोडक्ट्स में पैरा सब्स्टिट्यूटेड स्पीशीज जो बनेगी या पैरा सब्स्टिट्यूटेड अराइल हैलाइड जो बनेगा वही मेजर अमाउंट में होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम देखते हैं। तो यहां जो बात मैंने आपको समझाई वही बोली गई है, वही मैंने यहां पे लिख भी दी गई है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम पहले भी देख चुके हैं, यहां पे सिर्फ मैंने इसलिए बता दिया आपको जिससे आपको ध्यान रहे कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आती है। और जरूरी नहीं है कि Cl के केस में ऐसा होता है, ऐसा कोई भी ग्रुप जो रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हो और उसके ऊपर लोन पेयर अगर प्रेजेंट है तो वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ही होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। आने वाली क्लासेस में आप सीख जाएंगे इस बात को और इसके एग्जांपल्स भी देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल में यहां पे क्या होगा? OH
ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। एनिलीन की बात करें तो यहाँ पे NH2 होगा, नाइट्रोजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। अब नाइट्रोजन पे अगर लोन पेयर होंगे तो ये भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ही होगा। तो आप समझ गए होंगे बात कि किसी भी स्पीशीज पे जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है और उसके ऊपर अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो स्पीशीज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहां देखिए, यहां देखें, ये रिएक्शन आपको सामने नजर आ रही होगी। सेम मिलती जुलती रिएक्शन क्लास 11th में भी देखी गई है। वहां पे सिर्फ हमने बेंजीन लिया था, बेंजीन का क्लोरीनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस इसलिए लेते हैं क्योंकि नहीं तो AlCl3 का जो लोएस्ट एसिडिक कैरेक्टर है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वाटर अगर होगा तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर होंगे और लोन पेयर डोनेट होकर इस एल्यूमिनियम से बॉन्ड बना लेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा और AlCl3 का जो लोएस्ट एसिडिक कैरेक्टर है वो खत्म हो जाएगा और फिर ये एज अ कैटलिस्ट काम नहीं कर पाएगा। ये बात मैं आपको 11th में भी बता चुका हूं। इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। अब इस रिएक्शन का प्रोडक्ट अगर आपको ध्यान हो तो बेंजीन, इस पे हमने जोड़ दिया था Cl, दैट्स ऑल। ये इसका प्रोडक्ट बन गया ना। तो क्वेश्चन राइज, ऑर्थो एंड पैरा तो कुछ बना ही नहीं यहाँ पे हमने क्लोरोबेंजीन लिया ही नहीं है। क्लोरोबेंजीन तो अब बना है, अब इसके आगे अगर हम रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं तो अब चांस बनता है ऑर्थो एंड पैरा आने का। यहां तो सारी पोजीशन एक जैसी थी तो बस क्लोरिनेशन हो गया। ट्रिक तो सिर्फ इतनी सी है, यहां एक H था, ये HCl बाहर निकल गया और Cl इसकी जगह आके सब्स्टिट्यूट हो गया, H प्लस चला गया, ठीक है, और Cl+ आकर जुड़ गया। ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां पे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया, Cl+ कैसे, क्लोरोनियम आयन होता है, बिल्कुल Cl+ आ सकता है। उसको बनाने का सारा रोल इस AlCl3 का ही है। वो कैसे है, कहां हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, ये सारी बातें क्लास 11th के टॉपिक में मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर चुका हूं। तो आप वहां जाकर इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रीफ मैं आपको दे देता हूं जिससे आपको एक टच मिल जाएगा उसके लिए, ठीक है। तो यहां देखिए, आप इस जगह बताता हूं, देखिएगा, यहां देखिए Cl2 का अटैक हो रहा है और आपने लिया है एनहाइड्रस AlCl3। बस इसी से आपको बात समझ में आ जाएगी। ये AlCl3 है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, करेक्ट। ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए यहां से अपने ऊपर Cl से अटैक करवाएगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएं तो Cl बन जाएगा नेगेटिव और ये Cl बन जाएगा पॉजिटिव और ये इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां है तो ये नेगेटिव, राइट, और नेगेटिव स्पीशीज ने इस पर अटैक कर दिया तो AlCl4 माइनस। और इधर अब जो चीज बचेगी वो बचेगा क्लोरोनियम आयन और ये ही आपका इलेक्ट्रोफाइल है। अब यही जाकर सब्स्टिट्यूट हो जाता है, H की जगह ये जाकर जुड़ जाता है। तो AlCl3 क्या लोएस्ट एसिडिक कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है, तभी वो क्लोरोनियम आयन जनरेट कर पाएगा और तभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल होगी। फाइन, तो क्या हुआ आप समझ गए होंगे। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दीजिए तो इस पे नेगेटिव स्पीशीज अपना लोन पेयर के साथ शेयर करके बॉन्ड बना रही है। ये बॉन्ड बन जाएगा। AlCl4 का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो AlCl, Cl, Cl और Cl। एल्यूमिनियम की वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन यहाँ पे 4 नजर आ रहे हैं, इसीलिए इस पूरी स्पीशीज के ऊपर या फिर एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव साइन होगा और हम उसको इस तरीके से भी बता सकते हैं। ये एक इंटरमीडिएट है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन बनेगा और अल्टीमेटली क्योंकि कैटलिस्ट है वापस AlCl3 की फॉर्म में एंड में बाहर आ जाएगा। और डिटेल मैकेनिज्म देखना है तो आप क्लास 11th में जाकर देख सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया कि किस तरीके से AlCl3 Cl2 से रिएक्शन करके एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जाके जुड़ जाता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होगी, और वो कौन सी पोजीशन पर है, ऑर्थो एंड पैरा पे। पैरा मेजर क्यों, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। अब ये तो हुआ बेंजीन के लिए। अब मान लीजिए Cl ऑलरेडी जुड़ा हुआ है और वापस आप सेम रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा। अब जब Cl ऑलरेडी जुड़ा हुआ है तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि Cl ऑलरेडी अगर जुड़ा हुआ है तो अब ये डिसाइड करेगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा। अकेला बेंजीन था तो कोई डिसीजन लेने वाला ही नहीं था, कहीं पे भी ले आइए। लेकिन अगर Cl जुड़ चुका है तो अब Cl डिसाइड करेगा कि कहां आएगा और ये डिसीजन ले चुका है कि ऑर्थो एंड पैरा पे ही आएंगे। इसीलिए प्रोडक्ट अगर आप देखें इसके तो आप देखिए जरा, Cl2 का अटैक किया। मैं एक ट्रिक से आपको बता देता हूं, यहां पे हम लगा देते हैं H, Cl2 का अटैक हो रहा है, ये रहा Cl2 का अटैक, ये HCl बाहर निकल जाएगा, Cl यहां आ जाएगा, एक ऑर्थो पोजीशन पे आ गया, राइट, और एक पैरा पोजीशन पर आ गया। फाइन, तो ऑर्थो वाले को हमने माइनर बता रखा है, पैरा वाले को हमने मेजर बता रखा है। नाम आप देख सकते हैं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। यहां लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां 1,2 कह रहा हूं तो यहां पे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, इसलिए 2 बार मैंने नेम नहीं लिखा। इसको अगर मैं माइनर लिख रहा हूं तो अंडरस्टूड है कि ये आपका मेजर अमाउंट में बनेगा।
सिमिलरली यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्लोरोनियम आयन बनेगा। सिमिलरली नाइट्रेशन होता है, इसका मैकेनिज्म में क्लास 11 में बता चुका हूं। यहां पे देखिए आप, यहां पे जब भी कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 लिखा आ जाए तो ध्यान रखिए यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो नाइट्रोनियम आयन बनेगा। और इलेक्ट्रोफाइल अगर नाइट्रोनियम आयन है तो नाइट्रोनियम आयन किस पोजीशन पर जाकर जुड़ेगा वो आपको पहले से पता है। एक बार आपको ऑर्थो पे नजर आ रहा है, एक बार पैरा पे नजर आ रहा है। नाम अगर आप दे तो अल्फाबेटिकली 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन माइनर, तो फिर ये मेजर। ध्यान रखें मैकेनिज्म 11th में है, यहां जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो NO2+ नाइट्रोनियम आयन। अब हम देखते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। ये रिएक्शंस आगे भी आएंगी। फाइन, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन मतलब एल्किल ग्रुप आकर जुड़ जाएगा। किस पोजीशन पे जुड़ जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा पे। मेजर कौन सा? पैरा वाला। वो तो आप देख ही सकते हैं, ये एल्किल ग्रुप आ गया, ये एल्किल ग्रुप आ गया। ये माइनर है, ये मेजर है। इसका अगर आप नाम दें तो नाम दे सकते हैं अल्फाबेटिकली 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, माइनर अमाउंट में है, ये मेजर अमाउंट में आएगा। और यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो बनेगा मिथाइलियम आयन, ये भी कह सकते हैं, या फिर आप मिथाइल कार्बोकेटायन भी कह सकते हैं। ये इसका इलेक्ट्रोफाइल है। ट्रिक अगर आपको देखनी है तो ट्रिक मैं यहां बता देता हूं आपको। यहां इस H पे देख लेते हैं, CH3Cl है, ये Cl, ये CH3, कौन बाहर? HCl बाहर चला जाएगा और CH3 आके सब्स्टिट्यूट हो गया। एक CH3 यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा। जैसा ऑर्थो पे हो रहा है वैसा पैरा पे हो जाएगा। फाइन, इसे कहते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। ध्यान रखना एल्किल ग्रुप आकर अटैच हुआ है। सिमिलरली एक होता है फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। इस वक्त मैंने उसे असिटाइलेशन भी कहा है क्योंकि मैंने जो इससे अटैक कराया है वो एसिटाइल क्लोराइड है, यहां देखिए, इसीलिए हमने इसे एसिटाइलेशन भी कह दिया। अगर मान लीजिए यहां पे ऐसे लिखा होता RCOCl तो फिर इसे आप असाइलेशन कहते हैं, क्योंकि हमें R पता नहीं है कौन सा होता, इसलिए फिर इन जनरल असाइलेशन कहते हैं। लेकिन अगर 2 कार्बन है, CH3COCl का अटैक करा रहे हैं तो इसे एसिटाइलेशन भी कह देते हैं, कंफ्यूजन ना रखें। राइट, तो एसिटाइलेशन है क्योंकि CH3COCl है। ट्रिक देखनी है तो ट्रिक तो सिर्फ ये है, Cl CO CH3, कौन बाहर? HCl बाहर, तो यहां कौन सा ग्रुप आगे जुड़ जाएगा? CO और CH3। देख सकते हैं CO CH3, ये पैरा वाला है, ये ऑर्थो वाला है। नाम अगर आपको देना है तो ये जो स्पीशीज है, Cl के अलावा जो स्पीशीज है, इसे कहते हैं एसीटोफिनोन। ये सेकंड पोजीशन पे इसके कौन जुड़ रहा है? क्लोरो या Cl ग्रुप जुड़ रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं? 2 क्लोरो एसीटोफिनोन। ये माइनर बनेगा। और यहां पे अगर आप देखें तो ये मेजर बनेगा क्योंकि पैरा पोजीशन पे COCH3 है। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो एसीटोफिनोन। ट्रिक मैंने आपको बता दी कि कैसे बनता है। यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो बनता है CH3CO पॉजिटिव, CH3CO पॉजिटिव। CH3CO को आप एसिटाइल कैटायन भी बोल सकते हैं। आप इसे इथेनॉइल ग्रुप है ना, ये इथेनॉइल क्लोराइड कहते हैं। CH3COCl को इथेनॉइल क्लोराइड कहते हैं। Cl माइनस हट जाए और इसमें प्लस आ जाए तो इसे इथेनॉइल कैटायन भी कहते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है इथेनॉइल कैटायन, या फिर आप इसे एसिटाइल कैटायन भी बोल सकते हैं। ओके, और इन जनरल जैसे ये है और इससे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो RCO पॉजिटिव बनेगा। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है असाइलियम आयन। तो RCO पॉजिटिव में हमें कुछ पता नहीं R कौन सा है, तो असाइलियम आयन कह सकते हैं। अगर 2 कार्बन वाला है तो फिर आप इसे एसिटाइल कैटायन कह सकते हैं या फिर इथेनॉइल कैटायन कह सकते हैं। 3 कार्बन वाला है तो फिर प्रोपेनॉइल कैटायन कह सकते हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बात मैंने यहां पे भी लिख दी है। नाउ अब हम बात करते हैं सल्फोनेशन की। ये भी बात हम पहले देख चुके हैं। यहां देखिए, सल्फोनेशन में केवल कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीटिंग की जाती है। ध्यान रखें, कंसंट्रेट H2SO4 और HNO3 दोनों है तो नाइट्रेशन होता है, लेकिन केवल कंसंट्रेट H2SO4 और हीटिंग की जा रही है तो सल्फोनेशन होता है। अब सल्फोनेशन की ट्रिक बता देता हूं पहले। यहां H होगा, H2SO4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये सिर्फ ट्रिक है, ध्यान रखिए, मैकेनिज्म बिल्कुल अलग होता है। यहां से H2O बाहर, देखिए H2 बाहर जा रहा है। अब पीछे कौन सा ग्रुप आगे जुड़ जाएगा? SO3H। आप चेक कर सकते हैं, SO3H लिखा हुआ है और यहाँ पे भी SO3H लिखा हुआ है। ये माइनर और ये मेजर, ये जो पूरा ग्रुप है ये कहलाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अब इसको बता दीजिए तो ये 2 पे क्लोरो, तो 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, माइनर और ये मेजर। मैंने जो अभी आपको बताई ये ट्रिक बताई है और इधर 12th में ट्रिक से ही आपके काम हो जाएंगे। मैकेनिज्म के लिए आपको क्लास 11th में जाकर सारी चीजें पढ़नी होगी, तो आपको इनके मैकेनिज्म बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएंगे। और इसके मैकेनिज्म के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो SO3 गैस होती है, तो वो आप ध्यान रखेंगे। देखिए इलेक्ट्रोफाइल इज SO3। अब यहां तो आपको देख के नजर नहीं आ रहा कि SO3 कैसे है, लेकिन जब आप मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अभी के लिए आप ध्यान रख लीजिए कि सल्फोनेशन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, या सल्फर ट्राइऑक्साइड मॉलिक्यूल होता है जो यहां पे एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो कुल मिलाकर
अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है हेलोबेंजीन पर तो ऑर्थो एंड पैरा पे ही चीजें आगे जुड़ेगी। क्लोरीनेशन करना है तो अटैक Cl2 का होगा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। अगर आपको फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन करना है तो CH3Cl का अटैक करना होगा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। अगर आपको असाइलेशन करना है तो CH3COCl का अटैक करना होगा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। नाइट्रेशन करना है तो कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 को मिलाकर अटैक करना होगा, राइट। या आप ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेटेड HNO3 का अटैक करना होगा कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, जो कि कैटलिस्ट की जैसे काम करेगा। और अगर आपको सल्फोनेशन करना है तो कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करना होगा हीटिंग के साथ, तो फिर आपके ये सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो जाएंगे। तो आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अराइल हैलाइड शो तो करते हैं, लेकिन उतना फ्रीक्वेंटली और उतना इजीली शो नहीं करते जितना आसानी से बेंजीन शो करता है। क्लोरोबेंजीन और बेंजीन में अगर आपसे पूछा जाए कि सेम रिएक्शन करनी है, क्लोरीनेशन करना है, क्लोरोबेंजीन पे भी एक क्लोरीन लाके जोड़ना है जैसा भी हमने देखा, और बेंजीन पे भी क्लोरीनेशन करना है, तो रेट फास्ट किसकी होगी? तो आंसर आता है रेट फास्ट बेंजीन के क्लोरीनेशन की होगी। मतलब बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा तेजी से शो करता है एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन। नाउ द क्वेश्चन अराइज, इस Cl के जुड़ जाने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ गया? रेट ऑफ रिएक्शन स्लो क्यों हो गई? ये उतना एक्टिव क्यों नहीं है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स जितना एक्टिव बेंजीन था? तो उसका अब आपको अच्छे से जवाब सुनना है। देखिए, जो रेजोनेंस होता है वो रेजोनेंस केवल पोजीशन डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा तो किस पोजीशन पर आएगा। वो पोजीशन उसने डिसाइड करवा दी ऑर्थो एंड पैरा पे। साइमल्टेनियसली Cl एक इफेक्ट और शो करता है, दैट इफेक्ट इज -I इफेक्ट, क्योंकि Cl जब कार्बन से अटैच होगा, यहां देखिएगा, यहां देखें, चलिए अपन आगे देखते हैं, यहां देखते हैं, इस जगह देखिए, अब यहां देखिए, ये Cl है, करेक्ट। अब Cl के ऊपर लोन पेयर है तो नो डाउट ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। प्लस आर इफेक्ट का रिजल्ट ही था ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूशन। साइमल्टेनियसली बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, Cl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ भी तो खींचेगा, तो इसमें विड्रॉ नेचर भी तो है, विड्रॉइंग नेचर भी तो है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का। अब इलेक्ट्रॉन एक तरीके से तो इलेक्ट्रॉन शेयर करवा रहा है, नीचे दे रहा है, ठीक है, जिससे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शन मिल रहे हैं हमको। दूसरी साइड पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन डिसाइड करता है इसका प्लस आर इफेक्ट, और इसकी एक्टिविटी रिएक्शन के टुवर्ड्स डिसाइड करता है इसका -I इफेक्ट। ये -I इफेक्ट है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो अपनी ओर खींचना, इज -I इफेक्ट। हां, अगर यहां कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा होता जो लोन पेयर भी दे रहा होता और इलेक्ट्रॉन भी नीचे पुश कर रहा होता, मतलब कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता और इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे होते, तो बहुत ही बेहतरीन रिएक्शंस आ जाती। लेकिन प्लस आर इफेक्ट की वजह से ये पोजीशन डिसाइड कर लेता है, और -I इफेक्ट की वजह से उस रिएक्शन के टुवर्ड्स इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि ये रिएक्शन तभी बहुत अच्छे से हो सकती है जब रिंग पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़े, तभी कोई इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर आकर अटैच हो सकता है। प्लस आर इफेक्ट की वजह से रिंग पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ी है, लेकिन -I इफेक्ट ने इसके अगेंस्ट काम किया और उसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचने का काम किया। इस वजह से डेंसिटी उतनी नहीं बढ़ पाई जितनी बढ़ सकती थी। दैट्स व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन उतनी तेज नहीं होती जितनी होनी चाहिए थी। तो आपको शायद बात समझ में आ गई होगी कि Cl के प्लस आर इफेक्ट की वजह से ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन इसके -I इफेक्ट की वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स रेट काफी स्लो हो जाती है, क्योंकि प्लस आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, और वहीं -I इफेक्ट इसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करने की कोशिश करता है, इसीलिए उतने पावरफुल इंपैक्ट नहीं आ पाते। देखें इस बात को, मैं यहां पे आपको समझाता हूं। देखिए, -I इफेक्ट से समझेंगे। H यहां पे है, इलेक्ट्रोफाइल को मान लीजिए मुझे इसकी ऑर्थो पोजीशन पे लाना है, आपको अच्छे से पता है ये ऑर्थो पोजीशन है। ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल तभी आ सकता है जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे तो यहां कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव। पीछे कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। तो पीछे पॉजिटिव लगा देंगे, यहां नेगेटिव लगा देंगे, और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। तो अगर आप देखें तो जो स्ट्रक्चर आएगा यूं, ये Cl, अभी हम यहीं होल्ड करेंगे, राइट। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किए तो यहां तो आ गया पॉजिटिव, H ऑलरेडी है ये, अब यहां पे आया नेगेटिव, नेगेटिव से हमने E को जोड़ दिया। अल्टीमेटली रिएक्शन आगे जाएगी, फिर ये H प्लस हट जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड बना लेंगे और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन इज, अब अगर आप यहां पे प्लस आर इफेक्ट सोचते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ चीज बिल्कुल स्टेबल है, प्लस आर इफेक्ट है, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ डेफिशिएंट सेंटर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, कमी है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बात स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। लेकिन अगर हम इसके इसी जगह पर -I इफेक्ट को देखें तो आप शायद समझ गए होंगे कि -I इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करना। यहां पे प्लस चार्ज है, अब प्लस चार्ज की तरफ से अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो प्लस चार्ज डेंसिटी कम होगी और बढ़ेगी, शायद आपको पता है अच्छे से, प्लस चार्ज डेंसिटी और बढ़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है अपनी तरफ। और प्लस चार्ज डेंसिटी बढ़ती है, कोई भी चार्ज डेंसिटी जब बढ़ती है
तो सिस्टम अनस्टेबल होता है। दैट्स वाई ये जो स्पीशीज अभी आपको सामने नजर आ रही है, ये हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट आपके सामने नजर आ रहा है, क्योंकि प्लस आर इफेक्ट के हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, लेकिन साइमल्टेनियसली माइनस आई इफेक्ट के हिसाब से ये अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि माइनस आई इफेक्ट इस प्लस चार्ज डेंसिटी को और बढ़ा रहा है, और चार्ज डेंसिटी कोई सी भी अगर बढ़ती है तो सामने वाली स्पीशीज अनस्टेबल होती है। तो शायद आपको बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑर्थो पोजीशन पे हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लस आर इफेक्ट, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन स्लो इसलिए हो गई क्योंकि इसके माइनस आई इफेक्ट की वजह से उतनी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी अंदर जनरेट नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये स्पीशीज हाईली अनस्टेबल बन रही है, इसलिए ये स्पीशीज बनना नहीं चाहिए, और इसके माइनस आई इफेक्ट कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को फेवर नहीं करेंगे, लेकिन प्लस आर फेवर कर रहा है। तो कुल मिलाकर जो रिजल्ट आता है वो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होता है। और कंबाइंड इफेक्ट क्या कहता है? कंबाइंड इफेक्ट कहता है प्लस आर की वजह से पोजीशन फाइनल होती है और माइनस आई इफेक्ट की वजह से रिएक्टिविटी कंट्रोल होती है। दैट्स व्हाई दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बट वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन? अराइल हलाइड्स। इस बात को मैंने यहां पे शो भी कर रखा है, आप देखिए, यहां देखिए, वो बात जो मैंने अभी आपको बोली वही बात यहां पे लिखी हुई है, आपको बात समझ में आ गई होगी। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेबलाइजेस द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, जबकि आप यहां पे देखें तो यहां पे सेम चीज कर रहा हूं, सेम चीज है बिल्कुल एग्जैक्टली, देखिए ऊपर जो था वही यहां पे, लेकिन यहां पे प्लस आर इफेक्ट की वजह से हमें ये नजर आ रहा है कि स्टेबल हो रहा है। प्लस आर इफेक्ट फेवर्स अटैक एट ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पे अटैक फेवर करेगा तो पैरा पे भी करेगा, तो रिजल्ट दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा। इसीलिए हमने यहां नीचे लिख भी दिया है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। The electrophilic substitution reaction in haloarenes occurs slowly and require more drastic condition because chlorine withdraws electrons through inductive effect and releases electron through resonance. The inductive effect is stronger than resonance and cause net electron withdrawal and thus cause net deactivation towards electrophilic substitution reaction. आपको बात समझ में आ गई होगी। और नट शेल में अगर देखा जाए तो लास्ट में ये बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? यहां आपको देख लीजिए, यहां पे लिखा हुआ है रिएक्टिविटी इज दस कंट्रोल्ड बाय द स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि बात मैंने आपको बोली, एंड ओरिएंटेशन मतलब जो डायरेक्शन आएगा, जिस पोजीशन पर आकर चीजें जुड़ेगी, इज कंट्रोल्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट। तो आई होप आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी कि अराइल हलाइड्स चाहे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो चाहे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, दोनों के टुवर्ड्स ड्रास्टिक कंडीशन में ही एक्टिव हैं, या हम कह सकते हैं ये ड्रास्टिक कंडीशन में ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। क्यों? उनके रीजंस मैं आपको दे चुका हूं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रीजंस 4 थे, एक ऑर्डर में मैंने आपको बताए थे, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन का जो रीजन है वो तो केवल एक है, माइनस आई इफेक्ट ऑफ हैलोजन। उसी की वजह से इसकी एक्टिविटी काफी कम हुई है। बाकी हमने स्ट्रक्चर के थ्रू भी आपको समझा दिया है। इस चैप्टर में तो आपको कन्वर्जन के अंदर ये रिएक्शंस काम में लेनी है। अगर एक ही प्रोडक्ट बताना पड़े, कन्वर्जन जब करते हैं तो एक ही प्रोडक्ट बताते हैं, तो हमेशा मेजर वाला रिपोर्ट करना है, तो आपको हमेशा पैरा वाला ही बनाना है। और अगर आप दोनों बताते हैं तो फिर माइनर मेजर आपको बताना पड़ेगा। तो कन्वर्जन के लिए रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे आप ध्यान रखिए, नाइट्रेशन बहुत ज्यादा यूज होगा इस चैप्टर में, सल्फोनेशन ठीक ठाक ही है, कोई ज्यादा यूजेस नहीं है, लेकिन अल्काइलेशन बहुत ज्यादा है, मेथाइलेशन भी बहुत ज्यादा है, नाइट्रेशन है ही और क्लोरिनेशन भी है। तो इस चैप्टर में मैकेनिज्म से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी, लेकिन कन्वर्जन में इन रिएक्शंस को काफी यूज किया जाएगा। तो बिल्कुल ब्रेन में पिक्चर क्लियर रखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो कहां होगा, और अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो कहां कहां हो सकता है, उनमें से किन पोजीशन पे ही होता है, और उनमें से भी कौन सी पोजीशन पे मेजर अमाउंट बनता है, ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी, राइट? मैं स्क्रॉल करता हूं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। सो आई होप गाइज आपको बातें समझ में आ गई होगी। ये चैप्टर केमिकल प्रॉपर्टीज वाला जो कंटेंट था वो हमारा पूरा हो जाता है इस चैप्टर का। ओके, अब हमारा लास्ट सेक्शन बचा है, दैट इज कमर्शियल कंपाउंड्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा हमारे जो 5 सेट थे, सेट 1 जिसके अंदर हमने पढ़ा था जनरल इंट्रोडक्शन, सेट 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, सेट 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेट 4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स, वो सेट आज हमारा पूरा हो जाता है। अब हमारा लास्ट सेट है कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो काफी छोटा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत कम आते हैं। तो मेजर देखा जाए तो आपका चैप्टर, मेजर चैप्टर
आपका यहां पे कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारे डाउट्स तैयार कर लीजिएगा, जिस तरीके से आप पूछते हैं उस तरीके से आप पूछ लें मुझसे, और आगे के लिए चाहें तो थोड़ा सा पढ़कर आप तैयार रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू।